वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन। आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सभी का ऑफ है। मुझे पता है कि सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी ऑफ में हैं और ये वाली वीडियो थोड़ा सा आज एकेडमी का भी ऑफ था तो थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो आप तक पहुंची है। सारे करंट अफेयर जो जो जरूरी है इस अक्टूबर महीने से शुरुआत हो रही, क्योंकि संडे को हमारी वीडियो नहीं आती है। तो इस अक्टूबर महीने से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो जो जो इम्पोर्टेंट हमारे से यहाँ पे बनेगा वो सब कवर करेंगे आप सभी लोग। अगर आप में से कोई स्टूडेंट है वो सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है, स्पेसिफिकली सीएपीएफ की, तो आप सीएपीएफ की तैयारी के लिए अक्टूबर महीने से करंट अफेयर को तो बिल्कुल ही शुरुआत कर दो, क्योंकि अगला एग्जाम आएगा अभी। या अगर आप में से कोई यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है 2024 के लिए, प्रीलिम्स के लिए, तो वो भी इस चैनल को डेली, रिलीजियसली, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली फॉलो अप करे। जो आप में से स्टूडेंट कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करेगा, मैं बता रही हूँ, करंट अफेयर नहीं होंगे। ठीक है, मैं आपको करंट अफेयर ऐसे करवाती हूँ जिसमें आपका स्टैटिक जो उसके पीछे का बैकग्राउंड होता है ना, वो भी कवर हो जाएगा। स्टैटिक बैकग्राउंड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग यहाँ पर जो जो यहाँ वीडियो को देख रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स के नोट बनाओ, डेली के डेली रूटीन बना दो। कुछ भी हो जाए, बाकी चीजें भूल जाएंगे लेकिन करंट अफेयर की वीडियो देखना नहीं भूलेंगे। ठीक है भाई। आज ही के दिन हमारा स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट हुआ था 2014 में, याद है ना सभी लोगों को। तो ये वाली वीडियो के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो, और टेलीग्राम चैनल पे आपको अगर कोई भी पीडीएफ होती है वो वहां पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। ये है नंबर्स, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। ये है आपके दिए गए नंबर्स, इनको भी आप लोग डेली, मतलब अगर आप में से किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है। बाकी ये है हमारे आज के राइट, देखोगे यहाँ तक, वर्ष 2050 तक भारत की जो आबादी है उसमें 20% आबादी वृद्धों और बुजुर्गों की हो जाएगी, ऐसा आंकड़ा आया है। G20 पर मजदूर और उनके अधिकार, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत और कनाडा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम चल रही थी हरदीप सिंह निज्जर की डेथ के बाद। महिला आरक्षण, नीलगिरी जिले में मर रहे बाघों के बारे में पढ़ेंगे, और इंफॉर्मेशन एड्स पब्लिक सेफ्टी, उसके बारे में। तो सबसे पहला हमारा आर्टिकल है जो ये बोल रहा है कि, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यूएन ने अपना पॉपुलेशन फंड, जो एक यूएन का पॉपुलेशन फंड एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने बताया था कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना को क्रॉस कर गई है। तो इन्होंने एक और रिपोर्ट में बोला है कि अभी अभी बताया इन्होंने कि 2050 तक आते आते, मतलब आज आज से आने वाले करीब 24-25 साल, 25-26 साल बाद, इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें यूथ कम होंगे, और जो आगे आने वाली एजिंग पॉपुलेशन, जो बुजुर्ग है आबादी, वो बढ़ जाए। ठीक है, आगे आगे आने वाले समय में बढ़े, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा यूथ है। अब ये यूथ जो है, जैसे मैं और आप सभी लोग, हम लोग अब कुछ आने वाले सालों में आगे बुजुर्ग होते जाएंगे। तो वो जो बुजुर्ग होंगे ना, हम लोग वो वाली एक्सपेक्टेशन बताएंगे, ओल्ड पॉपुलेशन वाली। तो ओल्ड पॉपुलेशन की जो है पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी, 40% से ज्यादा यहाँ पर रहेंगे। और बुजुर्ग सबसे गरीब संपत्ति वर्ग में आएंगे, 18.7% गरीबी में अभी भी जी रहे हैं। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की आबादी जो है वो 2022 से 50 के मध्य लगभग 279% की दर से बढ़ेगी, ऐसा भी बताया गया। ये बताया गया कि भाई जो पॉवर्टी होती है, जो गरीबी है यहाँ पर, उसके बारे में फैक्ट्स को रखा गया है। तो ये पॉपुलेशन का डेटा दिया है। अगर मैं बात करूं यूएन पॉपुलेशन फंड, अब आप लोगों ने अपने नोट्स तो बनाए हैं ना यूनाइटेड नेशन के, आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स बनाए होंगे। आप लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूएन पॉपुलेशन फंड को अलग से लिखिए, और लिखिए ये एक तरीके से, पूरी तरीके से जनरल असेंबली के साथ काम करती है, जो कि यूएन इकोसॉक के साथ मिलके काम करती है। लिखो, यूएन इकोसॉक के साथ मिलके काम करती है। SDG 3, SDG 4 और SDG 5 में मिलकर के ये एड्रेस करके काम को संभालती है।
ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट भी रिलीज करी थी जिसमें इन्होंने ये बताया था कि पूरे वर्ल्ड में जुलाई 2023 तक इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आगे पहुंच जाएगी। हम चाइना को क्रॉस कर गए, आप लोग जानते हो इस बात को। इंडिया की 68% पॉपुलेशन जो है वो 15 से 64 के बीच में रहेगी, ये वाला भी इन्होंने यहाँ पर बताया था। तो यही सेम चीज है ना, आगे चल के ये जो लोग जब हम बूढ़े होने शुरू हो जाएंगे तो पॉपुलेशन जो एजिंग वाली है वो ज्यादा बढ़ती जाएगी। और एवरेज लाइफ जो है वो मेल के लिए 71 और फीमेल के लिए 74 जो है, इन्होंने इस चीज का एक हमें एक तरीके से डिटेल और लिस्ट प्रोवाइड की। तो यूएन का पॉपुलेशन फंड क्या काम करता है? यूएन का पॉपुलेशन फंड यूनाइटेड नेशन के ऊपर काम करता है, पॉपुलेशन का पूरा एक रिपोर्ट को जारी करता है। अब इस चीज को लर्न कर लो, यूएन पॉपुलेशन फंड किसके अंडर काम करता है, दिमाग में रखना है। इसकी रिपोर्ट कौन सी रिलीज हुई थी वो पढ़ के जाना है। अच्छा, कब बना था ये, इसका ईयर भी लिख लेना, 1967 में आया था जो इसने काम करना शुरू किया है अलग अलग तरीके से। इसने आगे आने वाले समय में अब हमें पता चलेगा, मतलब पॉपुलेशन पे तो बहुत काम करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर भी काफी सारा काम ये देखता है। और इंडिया इसका हमेशा से मेंबर, इंडिया इसका हमेशा से मेंबर रहा है। तो यूपीएससी ऐसे भी सवाल जो है वो कर सकता है। मैं यूपीएससी, बीपीएससी, आरएएस सबको टारगेट करके बता रही हूँ। यूपीएससी में मैं एक एग्जाम को नहीं, यूपीएससी सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं, सीडीएस, एनडीए और सीएपीएफ तीनों एग्जाम को टारगेट कर रही हूँ। एनडीए को आप इसमें स्किप कर सकते हो बिकॉज एनडीए में ऐसा डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन बाकियों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, सीडीएस में भी और सीएपीएफ में आज के टाइम पे लेवल इंक्रीज्ड है तो उसमें भी इस प्रकार के सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आर्टिकल है अभी G20 का, मजदूर और उनके अधिकारों के ऊपर जो बात आई है। जो G20 की फाइनल, आपको पता ही है हम लोगों ने G20 का इस बार का होस्ट करा, दिल्ली में डिक्लेरेशन साइन हुआ है, अफ्रीकन यूनियन को 21st मेंबर के रूप में घोषित कर दिया गया, जानते हो ना इस सब बातों को। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने जो है रूस की आलोचना करने वाले बाली के G20 का जो दस्तावेज था उसकी भाषा को नरम करके बोल दिया और ये बोला है यहाँ पर कि जो भी इस बार की जो पूरी प्रेसिडेंसी है वो अगली किसको हैंड ओवर कर दी गई है, ब्राजील के प्रेसिडेंट को हैंड ओवर कर दी गई है। ब्राजील के प्रेसिडेंट को यहाँ पर दे करके बोला गया है कि भाई अब हम लोग यहाँ पर वर्कर राइट के ऊपर काफी सारा काम करने के लिए सोच रहे हैं कि वर्कर्स का राइट रहेगा। लेबर 20 करके भी कोलिशन बनाएंगे, जितने भी G20 के मेंबर्स हैं वो लेबर 20 के साथ जुड़ जाएंगे जिसको L20 कहेंगे, जो कि मजदूरों के अधिकार के लिए काम करेगी। अभी तक किसी भी ये जो समिट्स होते हैं G20 के, इसमें किसी ने भी लेबर्स के ऊपर बात नहीं करी, इंडिया पहला कंट्री रहा है। इंडिया ने इसके ऊपर बोला है कि हम ITUC इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन जो है, ट्रेड यूनियंस के ऊपर हम लोग यहाँ पे काम करना शुरू करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, स्किल के गैप्स के ऊपर काम करेंगे। तो ये एक काफी अलग जो है लेबर यूनियंस की बात यहाँ पर G20 ने करी है, तो काफी अच्छे तरीके से नया कॉन्सेप्ट देखिए। ठीक है, L20 के नाम से क्या हो जाएगा, L20। ठीक है भाई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे हो सकता है उसके ऊपर इस कॉन्सेप्ट में काफी सारी बातें की गई हैं, क्योंकि लेबर सिस्टम बहुत ज्यादा आप कह लो कि एक्सप्लॉइटेड है। अगर मैं बात करूं लेबर के ऊपर सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है तो वो है ILO। ILO का अर्थ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 के समय बनी थी और इंडिया ने उसको साइन किया हुआ है। इंडिया ने उसकी जो फोर्स्ड लेबर वाला पॉइंट है, फोर्स्ड लेबर क्या होता है, बंधुआ मजदूरी या किसी से जबरदस्ती काम करवाना, तो क्या हमने इसके ऊपर साइन किया हुआ है, बिल्कुल हमने साइन किया हुआ है इसको। इवन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 23 में भी लेबर, फोर्स्ड लेबर के ऊपर बात करी है। इंडिया में 530 मिलियन श्रमिक ऐसे हैं जिसमें से 430 मिलियन अनौपचारिक क्षेत्र में लगे हुए हैं और विभिन्न प्रकार का शोषण झेल रहे हैं। गल्फ कंट्री की बात करो, चाहे किसी भी तरीके की कंट्री की बात करो, बहुत ज्यादा शोषण इंडिया के मजदूरों के साथ भी होता है, केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही है, इंडिया के मजदूरों के साथ भी ऐसा होता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी ली है ताकि इसके ऊपर हम इसको साफ सुथरा बनाने की कोशिश करें। और अरब की जितनी भी गल्फ कंट्री है वो एक्सप्लॉइटेड सिस्टम को क्या कहते हैं, वहां पे उस सिस्टम को कहते हैं काफिला सिस्टम। ठीक है ना, उस सिस्टम का नाम है यहाँ पर कफाला या काफिला सिस्टम को बोला जाता है, जिसमें
प्रवासी श्रमिकों को उनके नियोक्ता का गुलाम बना दिया जाता है, जो कि बिल्कुल आपको पता है गलत है। 100% ऐसी चीजें बिल्कुल गलत है। ठीक है, समझ रहे हो? तो वही चीज है, इसके अंदर भी वही स्टेप के ऊपर बात की जा रही है। तो इंडिया के जितने भी गल्फ हैं यहाँ पर, इंडिया के इटसेल्फ जो वर्कर्स हैं वो टेक्सटाइल, कॉपर, ये जो ईंटें बनाना, झींगे पालन, तांबा निर्माण, पत्थर काटना, वृक्षारोपण करना, इन सब कामों के अंदर जो है बहुत ज्यादा दास्ता, उसे हम कहते हैं, दास्ता का मतलब होता है अंडर, किसी के रह के अंडर काम करना, ये सब में फंस गए हैं। आंध्र प्रदेश में भी बहुत ज्यादा झींगे का व्यापार होता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश एक कोस्टल एरिया है। कोस्टल आपको पता है ना, मतलब कि पानी से घिरा होने वाला। तो पानी से घिरा हुआ है, वहां पे झींगा पालन बहुत ज्यादा किया जाता है। तो झींगा व्यवसाय में जो भी यहाँ पर करते हैं, उसमें नियमित समय से अतिरिक्त कार्यकाल हेतु कम भुगतान किया जाता है, या फिर भुगतान किया ही नहीं जाता है। इसे ही हम कहते हैं फोर्स लेबर। मतलब या तो जिस तरीके से आपको बोला था ना कि इतने पैसे में आपको काम करवाएंगे, उससे कम में करवा रहे हो, वही जो आप देखते हो जबरदस्ती काम कराना और ये सारी चीजें आप लोग खूब देखते हैं सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल में। ना चाहते हुए भी हमको दिख जाता है। वैसे हमको शौक नहीं है देखने का, मतलब मुझे ऐसा लगता है आपको भी नहीं होगा, मुझे तो नहीं है पर्सनली ऐसे देखने का। उसमें मतलब दिखाते हैं कि भाई कैसे काम ऐसे किया जाता है, तो प्रोसेस जो दिखाया जाता है उसके अंदर वो गलत है। तो बेसिकली वही बात है। L20 एक नया कॉन्सेप्ट और नई चीज स्टार्ट की जा रही है, ताकि वर्कर्स को यहाँ पर एक तरीके से किया जाए। इंडिया G20 कंट्रीज, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ये चीजें होती है, बाहर की कंट्रीज में भी खूब होती है, हम इंडिया का पढ़ते हैं सिर्फ। तो वही चीजें स्टॉप हो जानी चाहिए। उसी के ऊपर सारी ये बातें हैं कि इसको स्टॉप करवाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, समझे? अगला आता है भाई इंडिया और कनाडा के टाइज के ऊपर। आपको पता है कि अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, अनरेस्ट चल रहा था, जब वहां के प्राइम मिनिस्टर ने एक गलत स्टेटमेंट रिलीज करी थी। मैंने आपको पूरी स्टेटमेंट समझाई थी। अब क्या बात हो रही है कि दोनों के बीच में जो टाइज है ना, वो अब बहुत रिड्यूस हो गए हैं। खालिस्तानी प्रॉब्लम के बाद से जो है ये प्रॉब्लम आज के टाइम पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, जो है प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इंडिया और कनाडा के टाइज को दोबारा स्थापित करने की बात चल रही है कि हम इसको दोबारा से स्थापना करेंगे। 2001 में यूएसए ने 9/11 का जो हमला था, उसे कनाडा के कई आतंकवादी सम्मेलनों में हस्ताक्षर करने की प्रेरणा दी थी। उसके अलावा जो 26/11 का अटैक हुआ था वो हुआ। उसके बाद जो G20 का समिट जब टोरंटो कनाडा के अंदर हुआ था, तब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह वहां पे गए थे। तो भी वहां पे टेंशन थी, लेकिन इंडिया और कनाडा ने सॉल्व यहाँ पे किया था उसको। तो आज के टाइम पे इंडिया कनाडा के रिलेशन जो है ना काफी ज्यादा डाउन हो रहे हैं, ऐसी स्टेटमेंट रिलीज की गई है फिलहाल के लिए। अभी की अगर मैं न्यूज की बात करूं, प्रेजेंटली जो एलॉन मस्क हैं, आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को ये बोला कि फ्री स्पीच में ना आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो फ्री स्पीच का। एलॉन मस्क ने भी ये बात बोली है। तो रिपोर्ट ने बहुत अलग अलग बातें यहाँ पे करी हैं, बहुत सारा इसके ऊपर बात बोला है। और ये भी है कि भाई कनाडा में फिर से खालिस्तानियों का प्रदर्शन हो रहा है, और भारत ने उसके ऊपर स्टेटमेंट रिलीज करी है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या हुआ है कि एक खालिस्तानी वहां पे समूह है, उन्होंने कनाडा के जो है गुरुद्वारे में भारत विरोध की एक रैली को आयोजित किया है। उसमें वहां पे उस रैली में उन्होंने पूरे कनाडा के जो सिख कट्टरपंथी है ना, उनको एक जगह ले जाने की योजना तैयार की है। और 25 सितंबर से शुरू हो गया, और ये अब आगे आगे धीरे धीरे करते करते लोग शामिल हो रहे हैं। तो ये एक पूरी एक जो है एक खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो है उन्होंने ये तैयार किया है। तो बेसिकली करे हम तो गलत है, कि पूरा का पूरा जो विवाद चल रहा है वो एक गलत तरीके से हो रहा है। मैंने सिचुएशन के बारे में आपको पूरा समझाया था। वैसे दोनों कंट्रीज एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं, वहां पे मिनी पंजाब बना हुआ है, लेकिन कुछ कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो कि प्रॉब्लमैटिक हैं दोनों देशों के बीच में, समझ रहे हैं? ऐसे ही चलते हैं हम अगले आर्टिकल पे, वुमेन रिजर्वेशन से जेंडर इक्वालिटी। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर बात चल रही थी, और वो बिल पास भी हो चुका है। लेकिन वो बात अलग है कि वो लागू बहुत सालों बाद होने वाला है। ठीक है, 1/3 रिजर्वेशन होगी कहाँ पे? लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में। अभी जो है, अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं, तो 15% ही सिर्फ विमेन है हमारी पार्लियामेंट के पूरे एरिया में। तो वुमेन रिजर्वेशन इवन
अगर 193 कंट्रीज की बात करो और जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो हमारा जो पोजीशन है वो बहुत पीछे। इवन पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, केन्या जैसी कंट्रीज भी हमसे आगे हैं। तो बेसिक बात वही है कि विमेन रिजर्वेशन जो है वो इंक्रीज यहाँ पे करने की पूरी सवालात चल रही हैं। लोअर गवर्नमेंट में जो है विमेन का रिजर्वेशन जो है वो काफी ज्यादा कम है। अगर मैं बात करूँ ना लेजिस्लेचर में, तो वुमेन का जो एक पावर है, वुमेन का जो एक पूरा स्टेटस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वो काफी ज्यादा कम है। इसी के लिए उनको अलग से 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में भी। तो वही एक जेंडर इक्वालिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। वुमेन ने यहाँ पर अपना एक तमिलनाडु जैसे है मगली उरुमाई थोगाई कार्यक्रम स्टार्ट करा है, जिसमें जो विमेन को यहाँ पर घर के काम, घरेलू काम करने की जो असमानता है उसको जो है वो खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर वुमेन का जेंडर इक्वालिटी कैसे प्रमोशन किया जाएगा उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि वुमेन तो आज के टाइम पे बहुत एम्पावर्ड है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह आज भी हैं जो गलत इसको लेते नहीं है, इसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो ये सब स्टेप्स हैं यहाँ पर जो एक लेने की बात यहाँ पर की जा रही है। बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। ये न्यूज में आ रहा है कि नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में टाइगर्स की यहाँ पे डेथ होती जा रही है। अगस्त 2023 के हिसाब से 6 ऐसे यहाँ पर शावक और 4 वयस्क है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 6 यहाँ पर टाइगर्स हैं मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया जा चुका है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा न्यूज है कि जैसे अभी पहले कूनो में भी था, कूनो में यहाँ पे चीता की डेथ हो रही थी, अब न्यूज आ रही है कि ये जो है डेथ यहाँ पर भी टाइगर्स की हो रही है। तो नीलगिरी टाइगर रिजर्व के बारे में भी फैक्ट्स को आपने दिमाग में रखना है। साउथ इंडिया में है, टाइगर्स की डेथ हो रही है, क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में नंबर ऑफ टाइगर्स जो है, लेकिन वहां का जो क्लाइमेट है ना वो उनको सूट नहीं कर रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि देर इज अ लॉट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है। तो अगर मैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको बताऊं तो ये वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स का दूसरा नाम क्या होता है? सह्याद्री। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व केवल एक जगह पे नहीं है, वो कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु में इंक्लूड है। और पता है आपको, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना उसमें अंदर मुदुमलाई, मुकुर्ती, सत्यमंगलम, बांदीपुर, साइलेंट वैली, ये सब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूडेड है। तो बहुत बड़ा एरिया है नीलगिरी का। यहाँ पर काफी ज्यादा थ्रेट जो है अपने को देखने को मिल रहे हैं। न्यूज अभी हाल फिलहाल की अगर मैं आपको बताऊं तो ये काफी सारी न्यूज में चल रहा है, तो याद करके जाइएगा इसको जो बताया है। फिर आता है भाई कि उत्तराखंड की स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जोशीमठ में से जो यहाँ पर भूमि के धंसने की घटना है उसके बारे में पूरा आर्टिकल है। आपने सुना होगा जनवरी 2023 में बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा था कि 60 फैमिलीज को अपना घर छोड़ के जाना पड़ गया। जोशीमठ जो है वो डूबता जा रहा है, उसके स्ट्रक्चर्स है उसमें क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं उत्तराखंड के चमोली में। तो वही है, ये जो डिजास्टर था उसके ऊपर एक रिपोर्ट यहाँ पे अभी से प्रिपेयर की गई है उत्तराखंड के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा। तो यही बोला उन्होंने कि जोशीमठ में जो भूमि धंसने की जो घटना है, अभी उस पर कुछ आप पब्लिकली आप कुछ नहीं करोगे। वहां के साइंटिस्ट जो इसको स्टडी कर रहे हैं वो पब्लिकली लोगों तक इस बात को नहीं पहुंचाएंगे। जोशीमठ जो है इसके पीछे पूरी एक कमेटी बैठी थी, मिश्रा कमेटी। उन्होंने बताया था कि जोशीमठ जो है बना हुआ है पूरा उत्तराखंड में, ये अलकनंदा और धौलीगंगा की रिवर की नदी के किनारे। तो वहां पे लैंडस्लाइड्स बनते जा रहे हैं, वहां पे टनल की एक्टिविटी हो रही है, पावर कट्स हो रहे हैं। उसकी वजह से बहुत से लोगों को अपना घर छोड़ के वहां से चेंज करना पड़ा क्योंकि वो डूब जाएगा, ऐसी बहुत जबरदस्त न्यूज चल रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे सही डेवलप नहीं है, बिल्डिंग के ऊपर रिसर्च वर्क नहीं किया गया है रुड़की में। तो बेसिक बात ये थी कि लैंडस्लाइड ना अचानक से भूमि धस जाती है वहां पर। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी अंडरग्राउंड एक मटेरियल है, चाहे वहां का कोई पानी का एरिया है, कोई गैस का एरिया है, वो एकदम से खिसका और ऊपर की जो एरिया है ना वो एकदम से धंसना शुरू हो गया। तो यही है जोशीमठ के बारे में। जोशीमठ जो है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पे बना हुआ है। ये डेस्टिनेशन अभी टूरिज्म के लिए काफी प्रमोट हुई थी, बट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये जगह तो उधर बहुत अच्छी है लेकिन
वही ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा ना न्यूज में आ रहा था कि ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो प्रॉब्लमेटिक काफी सारी जगह बन रही थी। ऐसा सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी जगह थी जो इस तरीके से न्यूज में थी कि कभी कुछ ना कुछ यहाँ पर इशू है। तो बेसिकली बस इसी बात को आपको दिमाग में ये रखना है कि इस तरीके से है ये पूरा है। ठीक है। आज के क्वेश्चन है नेशनल कमीशन फॉर एससी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 में लिखी हुई है। ये कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और ये अलग से जो है यहाँ पर बनाई गई है कमीशन एससी पीपल के लिए। ठीक है। इसमें हमसे पूछ रहा है गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है, इनमें से कौन सी है। ठीक है। तो इसमें से सी वाली गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को ये रिपोर्ट सबमिट नहीं करती, ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करती है, और प्रेसिडेंट आगे पार्लियामेंट लेके जाती है। इसे एनसीएससी के नाम से जानते हैं, आर्टिकल 338, जो कि सिविल राइट्स और एट्रोसिटीज एक्ट, अत्याचार वाला जो एक्ट आया था ना 1989 वाला, उसके तहत ये काम करती है। ठीक है। तो बाकी स्टेटमेंट्स तो ठीक लिखी हुई है। इसमें चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये स्टैटिक है पॉलिटी का। आपने अगर पॉलिटी स्टडी करी है, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, असंवैधानिक बॉडीज के बारे में पढ़ा है, तो संवैधानिक जो हमारी बॉडीज हैं ये उसी का ही एक एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक थी, सेकंड स्टेटमेंट में भी ठीक थी, थर्ड में गलत था कि ये प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट सबमिट करते हैं, नहीं, ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा BRD, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पर करवाया जाता है बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन का एक एक्ट आया एक तरीके से। इसी अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। 21 दिनों के अंदर अंदर अगर आप कभी भी यहाँ पर सबमिट करवा देते हैं डेटा, तो आपका कोई फीस नहीं लगेगा। तो इसमें सारी में से फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट ही सिर्फ वहां पे सही थी। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर चीफ रजिस्ट्रार जो कि स्टेट अपॉइंट करेगी, वो स्टेट लेवल पे काम देखेगी, नेशनल लेवल का नेशनल लेवल में रजिस्ट्रार जनरल देखेंगे। और ये जो है पूरा ये सब जो डेटा वहां पे आएगा बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स का, उसमें हम रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, राशन, इन सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 21 दिनों के अंदर अंदर कोई यहाँ पे पंजीकरण, मतलब आपको इजीली ही बिना पैसों के भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है। और ये पूरा जो इस्तेमाल किया जाएगा वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए पूरा पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी को आप कहाँ इस्तेमाल करोगे? स्कूल में एडमिशन लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बीमा पॉलिसी, राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाना है, 6 स्कीम्स का बेनिफिट उठाना है। ठीक है। जन्म के लिए और मृत्यु प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कहाँ होगा? अगर आपने संपत्ति का उत्तराधिकार अपने आप को दिखाना है, पेंशन और बीमा के मामले को निपटाना है, संपत्ति के दावों को निपटाना है, भूमि का नामांतरण हस्तांतरण कराना है, उस केस में आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हुआ भाई? ये है हमारे आज के आर्टिकल्स, इनको पढ़िएगा। उसके बाद यहाँ पे आज मैंने क्वेश्चन दिया है एनजैक के ऊपर। बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है एनजैक। एनजैक जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन है। कोलिजियम सिस्टम भी है। कोलिजियम सिस्टम और एनजैक का एक कंपैरिजन है। देखो भाई, कोलिजियम और एनजैक ये पूरा एक टॉपिक सीएपीएफ के आर्गुमेंट राइटिंग में भी आ सकता है। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो सीएपीएफ के लिए भी तैयारी कर रहा है, वो इनको पढ़ के लर्न करके लिख सकता है। ठीक है। इस पूरे को बाकी ये जो एक हमारा सीएपीएफ है, सीएपीएफ के एग्जाम में बनता है, कोलिजियम और एनजैक। कोलिजियम सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे काम करता है। एनजैक 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 के थ्रू आया था। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होने के बावजूद भी ये प्रैक्टिस में नहीं है। तो बस वही आपको बताना है, इसमें पूरा एग्जामिन करना है। इस पूरे को लिखिएगा, जरूर तैयार कीजिएगा। बाकी ये मैं आपको जरूर कंप्लीट करवाऊंगी इसके ऊपर, आप इसको जरूर लिखिए। बाकी इसमें हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन जरूर करेंगे, तो आप इसको कंप्लीट कीजिए। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और डेली जो शॉर्ट्स अपलोड किए जाएंगे उसको जरूर सुनिए।